काली बहू का जादुई सोने का पंखा। ये क्या भाई साहब, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। ये लीजिए पकौड़े खाइए, मेरी बिटिया बहुत अच्छे पकौड़े बनाती हैं। भाई साहब, हम जब से आए हैं तब से आप हमारी खातिरदारी में लगे हुए हैं। अब जरा अपनी बिटिया को भी बुला लीजिए। जी मैं अभी बुलाता हूँ। कंचन, अरे बेटी आ जाओ। अपने पिता धर्मेश की आवाज सुनकर कमरे में बैठी कंचन बाहर आ जाती है, जिसे देख जितेंद्र कहता है, बाबा, यहाँ कोई मजाक चल रहा है? मैं इतना पढ़ा लिखा और हैंडसम लड़का हूं, क्या इस काली लड़की के साथ शादी करूंगा? बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मेरा बेटा जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम इतनी काली लड़की को अपनी घर की बहू नहीं बना सकते। देखिए भाई साहब, ऐसा मत करिए। मेरी बिटिया रंग में भले ही काली है, लेकिन उसके अंदर गुणों की कमी नहीं है। आप सबका अच्छे से ख्याल रखेगी और कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। अगर इतनी अच्छी बिटिया है आपकी तो इसे अपने पास रख लीजिए। चल बेटा। इतना कहकर रविंदर अपने बेटे जितेंद्र के साथ वहां से चला जाता है। बाबा, अगर मैं काली हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लगता है मेरी कभी शादी नहीं होगी और मैं जिंदगी भर आप पर बोझ बनकर रहूंगी। एक बिटिया क्या कभी बाप पर बोझ बन सकती है? हाँ? तू फिक्र मत कर, तेरी शादी होगी और जरूर होगी। इतना कहकर धर्मेश रोते हुए वहां से मंदिर चला जाता है और अपनी बेटी की शादी के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तभी वहां पर एक संजय नाम का आदमी आता है, जो धर्मेश को देख वहीं रुक जाता है। अरे धर्मेश, तू? अरे संजय, तू कैसा है मेरे दोस्त? अरे मैं तो ठीक हूं, तू बता कैसा है? अरे ये क्या, तेरी आंखों में आंसू? कोई परेशानी की बात है क्या? अपने दोस्त के पूछने पर धर्मेश संजय को सारी बात बता देता है, जिसे सुन संजय, अरे बस इतनी सी बात, तू चिंता क्यों कर रहा है? तेरा दोस्त है ना, मैं तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगा। हमारे पास भले ही पैसा नहीं है, लेकिन हम तेरी बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। संजय की बात सुन धर्मेश बहुत खुश होता है और संजय के बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देता है और कुछ दिनों में उनकी शादी हो जाती है। कंचन का ससुराल बहुत ज्यादा गरीब था। घर का खर्च चलाने के लिए दोनों बाप बेटे मजदूरी का काम करते थे। ऐसे ही वक्त गुजरता है और गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हे भगवान, गर्मी का मौसम खत्म क्यों नहीं कर देते? हर साल हम गरीब कैसे इस गर्मी के मौसम को झेलते हैं, ये हम ही जानते हैं। अगर आज हमारे घर में एक पंखा होता तो कितना अच्छा होता। माँ जी, ये लीजिए, आपके लिए शिकंजी बनाकर लेकर आई हूँ। इसे पीकर आपकी सारी गर्मी दूर हो जाएगी। बहू, कभी कभी तो मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लगता है। तेरे मायके में कम से कम एक पंखा तो था, लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं है। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं ठीक हूँ। और ये गर्मी तो सिर्फ 3-4 महीने की है और ये महीने तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। गरीबी के चलते कंचन के ससुराल में एक पंखा भी नहीं था, जिसके चलते पूरे परिवार को हर दिन गर्मी और पसीने से परेशान होकर गुजरना पड़ता था। अरे बाबा, कब से देख रहा हूं आप गले पर खुजाए जा रहे हैं। पता नहीं बेटा, बहुत जलन सी मच रही है और खुजली भी हो रही है। अपने पिता से यह सुनने के बाद विनीत अपने पिता की गर्दन के पीछे देखता है तो गर्मी की वजह से संजय की गर्दन पर लाल लाल दाने, एलर्जी और रेशेस हो गए थे और कुछ दाने में से तो खून भी निकल रहा था। बाबा, गर्मी की वजह से आपको एलर्जी हो गई है। आप एक काम करिए, मेरे साथ अस्पताल चलिए। विनीत संजय को सरकारी अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे दवाई देता है, लेकिन दवाई लगाने का भी संजय पर कोई असर नहीं होता। गर्मी में ठंडक न मिलने की वजह से संजय की हालत दिन पर दिन खराब हो रही थी और बेचारा ठीक से 2 पल की नींद भी नहीं ले पा रहा था। ये लो कलावती, मुंह मीठा करो। किस खुशी में सरला बहन? तुम्हें तो पता ही है कि कुछ दिन पहले ही मेरी बेटी की शादी हुई है। मेरी बहू दहेज में इतना बड़ा कूलर और फ्रिज लेकर आई है, उसी की खुशी में मिठाई खिलाने आई हूँ। अब तुम्हारी बहू की तरह थोड़ी ना है मेरी बहू। एक तो रंग रूप में इतनी काली, ऊपर से साथ में एक पंखा तक नहीं लाई। सरला की बात सुन कंचन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसके ससुराल वाले हमेशा उसका साथ देते हैं। धीरे धीरे गर्मी का मौसम अपनी सारी हद पार कर जाता है, जिसके चलते अब कंचन के सास ससुर की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है, जिसे देख अब कंचन अपने ससुराल में पंखा लाने की ठान लेती है, जिसके चलते अब कंचन नौकरी की तलाश में निकल जाती है, लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं देता। ऐसे ही तलाश करते वो एक कपड़ों की दुकान पर पहुंचती है। मैम,
आप मुझे काम दे दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। ठीक है, लेकिन मैं तुझे महीने का सिर्फ 1500 रुपए ही दूंगी। ठीक है मैम। कई दिनों तक काम करने के बावजूद भी कंचन नए पंखे के लिए आधे पैसे भी जमा नहीं कर पाई थी। मैं क्या करूं, इतने दिन हो गए हैं लेकिन मैं अभी तक आधे पैसे भी नहीं जोड़ पाई। अगर ऐसा ही रहा तो मैं माँ जी और पिताजी के लिए पंखे का इंतजाम कैसे कर पाऊंगी। ये कहते हुए कंचन रास्ते से गुजर रही होती है कि तभी उसे एक आवाज आती है, बचाओ, मुझे बचाओ। अरे ये आवाज तो जंगल से आ रही है, लगता है कोई मुसीबत में है। कंचन उस अनजानी आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चली जाती है। ये आवाज किस तरफ से आ रही है? मैं इधर हूँ, इस पेड़ के पास। बचाओ, मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ यहाँ से। कंचन आवाज का पीछा करते हुए एक पेड़ के पास पहुंच जाती है और देखती है कि उस पेड़ के पास एक कांच की बोतल पड़ी है जिसके अंदर एक बहुत सुंदर सी तितली बंद है। इस तितली को बोतल में किसने बंद कर दिया? कंचन जैसे ही उस बोतल को खोलती है तो वो तितली आजाद हो जाती है और देखते ही देखते सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है। इसे देख कंचन बहुत हैरान होती है। ये क्या, तुम एक तितली से परी के रूप में कैसे बदल गई? मैं एक परी हूँ जो तितली का रूप लेकर जंगल में घूम रही थी, लेकिन कुछ शरारती बच्चों ने मुझे पकड़कर इस बोतल में कैद कर दिया। लेकिन तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी क्या मदद करोगी? मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। गर्मी की वजह से मेरे सास ससुर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं उनके लिए एक पंखे का भी इंतजाम नहीं कर पा रही हूँ। अगर तुम मुझे एक पंखा दे दोगी तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। कंचन की बात सुन वो परी अपनी जादुई छड़ी से जादू करती है और एक सोने का फर्राटेदार पंखा कंचन को देती है। तुमने मेरी मदद की और उसी मदद के बदले में ये जादुई सोने का पंखा मैं तुम्हें देती हूँ। इससे तुम्हें ठंडी हवा तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में तुम जो चाहो इस जादुई सोने के पंखे की मदद से मांग सकती हो। वो परी कंचन को जादुई सोने का पंखा देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद कंचन खुशी खुशी उस जादुई सोने के पंखे को घर पर लेकर आती है और अपनी सास को सारी बात बताती है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिरकार तूने रहम किया। लेकिन अभी तो बिजली गई हुई है, बिना बिजली के ये पंखा कैसे चलेगा? कलावती इतना बोलती ही है कि तभी वो जादुई सोने का पंखा बिना बिजली के चलना शुरू हो जाता है। बहू, इसकी हवा के सामने तो एसी भी फेल है। दोनों सास बहू जादुई सोने के पंखे की ठंडी हवा का मजा ले रही होती हैं कि तभी ठंडी हवा के चलते सो रहा संजय भी उठ जाता है। कंचन और कलावती संजय को सारी बात बताती हैं। वैसे भी अगर ये जादुई पंखा है तो ये हमें कोई भी चीज दे सकता है ना? मुझे तो बर्फ का गोला खाने का बड़ा मन कर रहा है। कलावती जैसे ये बोलती है तो एक सुनहरी रोशनी के साथ उस जादुई सोने के फर्राटेदार पंखे के अंदर से ढेर सारे बर्फ के गोले आ जाते हैं। हे जादुई सोने के पंखे, मुझे ठंडी ठंडी आइसक्रीम खानी है। और मुझे ठंडा ठंडा जूस पीना है। फिर जादुई सोने के पंखे के अंदर से सुनहरी रोशनी के साथ ढेर सारी आइसक्रीम और जूस बाहर निकल आता है, जिसे देख वो तीनों बहुत खुश होते हैं। और तभी वहां विनीत आता है और ये सब देख बहुत हैरान होता है और अब तीनों मिलकर उसे सारी बात बताते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम आगे क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आज भी सेठ ने पैसे काट लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर घर का खर्च कैसे निकलेगा? इस ठंडी हवा को खाकर तो अपनी जिंदगी नहीं निकाल सकते ना। ये कहते हुए विनीत परेशान होकर उस जादुई सोने के पंखे के सामने बैठ जाता है कि तभी उस सोने के पंखे के अंदर से सुनहरी रोशनी के साथ छोटे छोटे टेबल फैन और फर्राटेदार पंखे निकलते हैं और उस जादुई सोने के पंखे से एक आवाज आती है। अब ये तुम्हारा रोजगार है। तुम टेबल फैन और फर्राटेदार पंखों को बेचकर अपने घर का गुजारा चला सकते हो और साथ ही साथ गरीब और मजदूर लोगों की भी मदद कर सकते हो। ये जादुई पंखे, सोने के पंखे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। विनीत और कंचन मिलकर सबसे पहले पंखे बेचकर अपने घर की माली हालत को ठीक करते हैं और अब विनीत टेबल फैन और फर्राटेदार पंखों की एक दुकान खोलता है और सस्ते दामों में उन्हें बेचता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से हम गरीब मजदूर लोग भी इस गर्मी में पंखे से राहत पा रहे हैं। भगवान तुम्हारा भला करे।
वहीं दूसरी तरफ कंचन और कलावती मिलकर उस जादुई सोने के पंखे की मदद से गरीबों की मदद करते हैं, जिससे उन्हें बहुत दुआएं मिलती हैं और अब वो लोग खुशी खुशी रहते हैं।